अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। अख्तर मेंगल 2024 के आम इंतखाबात में NA 256 खुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि मैं आज असम्बली से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूँ। मैं रियासत, सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। जब भी इस मसले पर बात करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, उनसे माफी मांगता हूँ। एक तरफ अख्तर मेंगल सियासी निजाम से मायूस है तो दूसरी जानिब आज स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल को मौखर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने पेश किया, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मुख्तलिफ कानूनी मामलात के माहिर जजेस की जरूरत है। ये बिल निजी मेंबर बिल के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। आइन के आर्टिकल 74 के तहत ये बिल निजी रुकन पेश नहीं कर सकता, जबकि हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। गुज़श्ता रोज भी जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से सेनेट में पेश किए गए बिल की तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की थी। एक तरफ हुकूमत इंसाफी की फरहमी के लिए जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है तो दूसरी जानिब बानी PTI इमरान खान ने 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए फौज की तहवील में दिए जाने के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद कोर्ट में दायर दरख्वास्त में दावा किया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को 9 मई से मुतालिक केसेस के हवाले से फौज के हवाले किया जा सकता है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि कुछ हफ्ते कबल एक सीनियर फौजी एहलकार को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उन्हें साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वादा माफ गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इस बिना पर इमरान खान को फौज की तहवील में दिया जा सकता है। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की है कि अदालत उन्हें फौजी तहवील में दिए जाने से रोके और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो सिविलियन अदालतों और इंतजामिया की तहवील में रहें। एक तरफ सियासी मुकदमात हुकूमत और अपोजिशन के एसाब पर सवार है तो दूसरी जानिब हुकूमत महंगाई में कमी का क्रेडिट लेते हुए मुआशी इस्तेहकाम का दावा कर रही है। ताहम ये खबरें भी आ रही हैं कि IMF की जानिब से सूबाई हुकूमतों को बिजली पर सब्सिडी देने से रोक दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब हुकूमत ने बगैर होमवर्क के आवाम को फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया? सवाल यह है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के बानी PTI के खदशात किस हद तक दुरुस्त है? सवाल तो ये भी अहम है कि अख्तर मेंगल के इस्तीफे के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं रियासत, सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। अख्तर मेंगल के ख्यालात और इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, अख्तर मेंगल साहब पाकिस्तान की सियासत में एक नामवर नाम है और मुझे वो सियासतदान है और उनकी जो जाहिर है एक सियासत है, उन्होंने बेहतर समझा वो किया। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि रियासती इदारे और हुकूमत कतई तौर पे बलूचिस्तान से मामले से ना तो लाताल्लुक हैं और ना किसी तरह का भी कोई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। बलूचिस्तान इस वक्त वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं उसमें बहुत संजीदगी के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, हमारे इंटेलिजेंस के सरबराह और सीनियर अफसरान, हमारे वज़रा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अभी चंद दिन पहले कोयटा में सब इकट्ठे हुए और जो भी वहाँ पे हालात हुए, जो पिछले दिनों वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमले किए और वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से सिविलियंस की जानें गईं, उस हवाले से उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। ये तो एक वो बात है, लेकिन वहाँ भी फिर अख्तर मेंगल ने आने से माजरत कर ली थी, उनको दावत भी दी गई थी लेकिन वो नहीं आए थे। मैंने अर्ज किया उनकी अपना जाती उनका ये फैसला था, लेकिन मैं तो अपनी आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा संजीदा है इस हवाले से कि बलूचिस्तान का इशू जो है संजीदा इशू है। बाकी आप देखेंगे बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो हमेशा बलोच रहनुमाओं के पास रहे हैं। बलोच सरदार वहाँ के वज़ीर आला भी रहे, वहाँ के गवर्नर भी रहे, आज भी जो हैं बुक्टी साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं और मंदोखेल साहब जो हैं वो वहाँ पे गवर्नर हैं
तो लिहाजा ये नहीं है कि कोई दूसरा सूबा जाके वहां पे बलूचिस्तान के ऊपर कोई अपना तसल्लुत या अपने अफसरान के जरिए या अपने पॉलिटिशियंस के जरिए करना चाहता है। वो बहुत बाख्तियार और इंडिपेंडेंट है जो पॉलिटिशियंस हैं बलूचिस्तान के, और मरकज जिस हद तक मुमकिन हो सकता है उनकी मदद भी करता है। और ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं है, आज ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ तमाम ममालिक जो इस रीजन में मौजूद हैं वो वहाँ पे फंडिंग भी कर रहे हैं, वो वहाँ पे असला भी दे रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, मुल्क के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा करने के लिए। तो लिहाजा वहाँ पे आप ये कहें कि हमारे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, अफवाज हैं, सर इमरान खान के दौर में भी वो नाराज हो जाते थे, फिर उनको मना लिया जाता था। तो क्या आपको क्या लगता है अभी इनकी नाराजगी क्या मुस्तकिल होगी या आप लोग मना लेंगे उन्हें? नहीं मनाएंगे जी, क्यों नहीं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो एक इंतहाई सीनियर और जीरक सियासतदान है और वो अपने के बारे में टची हैं, उन मसाइल के बारे में टची हैं, लेकिन हमारे लिए भी बलूचिस्तान उतना ही काबिल एहतराम है और उसके मसाइल उतने ही हमारे लिए अहमियत रखते हैं जितने अख्तर मैंगल साहब के लिए रखते हैं। और इंशाल्लाह उनके लिए भरपूर हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। मैंगल साहब को जरूर मनाएंगे जी, क्यों नहीं मनाएंगे। ठीक, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के मुमकिना तौर पर फौजी तहवील में दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। तो क्या हुकूमत भी यही चाहती है कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो? देखिए, हुकूमत मेरा ख्याल है कि इसमें अपने आप को मुलव्वस न करना चाहती है और ना इस सिलसिले में हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। लेकिन मिलिट्री का आप ये देखें कि उन्होंने जनरल फैज और उसके बाद दीगर अफसरान की गिरफ्तारी के बाद बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया है कि हम या हमले करने वालों की साजिश के साथ शामिल होगा, और जो पाकिस्तान में जैसे जैसे कहा जाता है अब डिजिटल दहशतगर्दी, वो भी रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए आप ये कहें कि इतना मनफी और घटिया प्रोपेगेंडा है कि जो जिससे इदारों के खिलाफ उनकी साख को नुकसान पहुंचाना, उन्हें कमजोर करने की कोशिश करना, रियासत के खिलाफ एक बयानिया बनाना सोशल मीडिया के ऊपर, इन अनासिर को जिनका मैंने जिक्र किया, इनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। ये वो मैसेज है जो फौज ने अपने अफसरान को गिरफ्तार करके दिया है। ना रियासत के खिलाफ कोई बयानिया बर्दाश्त करेंगे, ना रियासत के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त करेंगे। इदारे जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन हैं, उन्हें कमजोर करना और करने की कोशिश करना, कमजोर तो ये नहीं कर सकते अल्लाह के फजल से, पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, पाकिस्तान के इदारे मजबूत हैं, लेकिन ये साजिशें भी करना इनकी इजाजत नहीं दी जाएगी। जब वो अपने लोगों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे तो वो बाकियों पे भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये मैसेज बड़ा वाज़ेह है और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस क्लैरिटी के बाद ही थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि अब तो ये चक्की चल पड़ी नो है। डाउट कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो भी इसमें मुलविस था, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ इनको सजाएं भी दी जानी चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, तो आप लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको नाअहल भी करार दिया और उनको सजाएं भी दी, और मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पे रही। तो सिमिलरली पीटीआई को भी जो इसमें मुलविस है उसको सजाएं दे, और बाकी इनका जो अपना आईनी हक है वो तो पूरा होने दें उनको। देखें शर्जिया, बात यह है कि आप ये बताएं कि इमरान खान ने कब खुल के मजम्मत की जो 9 मई के वाकयात हैं, कब की? ढके छुपे अल्फाज में, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, कभी क्लियर कट उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अस्करी इदारों पे, कोर कमांडर हाउस लाहौर पे, GHQ पे, शुहदा की यादगारों पे हमले किए, मैं उन्हें कंडेम करता हूं, मैं उनकी भरपूर मजम्मत करता हूं? कभी कहा नहीं। सर खैर आगे बढ़ते से मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। कल महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर मैं आमादा हूँ। क्या हुकूमत महमूद अचकज़ई को फैसिलिटेट करेगी मुज़ाकरात में? जी क्यों नहीं करेगी जी, जो भी उन्हें फैसिलिटेशन चाहिए होगी, वो भी पाकिस्तान का एक नामवर नाम है। और एस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो आपके इदारे हैं। एक इदारे का नाम एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जो इदारे मिल के पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और उसकी सलामती के लिए कोशां हैं, दाखिली और खारजी, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं। वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, और उनके साथ बातचीत करना ये कोई ऐसा अनहोनी बात तो नहीं है कि जो खुदा न खास्ता कोई हम किसी ऐसी कुव्वत से या फोर्स से बात कर रहे हैं जिसके कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत नहीं चाहती कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक हों,
इसलिए वो बार बार 9 मई का जिक्र करके दूरियां पैदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि 9 मई इनके लिए जैसे एक इंश्योरेंस है। अगर ये 9 मई वाली बात खत्म हो जाए, जैसे मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई की बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं 9 मई पे माफी मांगे। अर्ज करूँ कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वो जिन जिन इदारों पे मुश्तमिल है, वो इदारे इंतहाई मंजे हुए इदारे हैं। वो हमारे किसी लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे कि 9 मई तो वो नहीं उस बयानिए के ऊपर आते। उन्हें पता है उन्होंने क्या करना है, उन्हें पता है 9 मई किसने कराया है, और वो इस बात पे डिटरमिन्ड है कि जिन्होंने 9 मई कराया है या जो 9 मई कराने वालों की जहनियत रखते हैं, उनसे मुताबिकत रखते हैं, या उनके फैसिलिटेटर हैं, उन्हें हमने कैसे डील करना है विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन दी ऑर्बिट ऑफ लॉ, ये उन्हें पता है। वो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे नहीं जाग जाते हैं या सोए होते हैं पहले और हम कहते हैं जनाब 9 मई और वो उठ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, ये सोच ही बड़ी गलत है। ठीक, हुकूमत पीटीआई के जलसे में रुकावट डालेगी या सहूलत पैदा करेगी? देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें, मुल्क के अंदर क्या चल रही है, ये सारी बातें इंतजामिया की होती हैं, आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की होती हैं। मैं कहता हूँ ये जो जलसा आप अलाउ करेंगे, हुकूमत अलाउ करेगी? जलसा नहीं हुआ, क्या कर लेंगे अगर ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं इनके बंदे, क्या कर लेंगे मुझे आप ये बताएं। इससे पहले इमरान खान ने शहर बंद नहीं किए, इससे पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ रोड्स, धरने, कंटेनर्स और पाकिस्तान तक को बंद जलसे करना तो उनका आईनी हक है ना। एक सियासी जमात है पीटीआई, उसका आईनी हक है, बाकी सियासी जमातें भी जलसे करती हैं, उसी तरह पीटीआई का भी हक है। को शजिया मैं आपको यही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कोई थ्रेट नहीं है कि जलसा हो गया आप अलाउ कर देंगे, हुकूमत कर देगी, हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। 10 जलसे करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात सिर्फ जो होती है जलसे के हवाले से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस एनओसी जरूरी होती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन इंतजामिया के पास होती है वो मेरे पास तो नहीं है। जाहिर है हमारी यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो हमारे चीफ कमिश्नर हैं उनकी सरबराही में बनी हुई है, उसकी मीटिंग होती है, वो उस वक्त जो करंट सिचुएशन होती है उसको देखते हुए इजाजत देते हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन सर अगर इसी तरह अगर हम देखें, मजहबी जमातों ने भी पिछले दिनों में धरने भी दिए, एहतजाज भी किए, उस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल, और जब पीटीआई की बात आती है तो फिर इस तरह की चीजें। अब पिछला जलसा मनसूख हुआ, उन्होंने माना कि कुछ थ्रेट्स हैं तो उन्होंने उसको मौखर कर दिया। पीटीआई के वो जो मनाजिर है ना, जिसमें उन्होंने यहाँ पे हमारी एहतसाब कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और मुख्तलिफ मनाजिर जहाँ पे जलाओ, घेराओ, गाड़ियां जलानी, एक कल्चर है ना पीटीआई का। जाहिर है उससे एहतियात बरतनी पड़ती है इंतजामिया को और हुकूमत को। आप ये समझ रहे हैं कि दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन कि जलसा होना है या नहीं होना है, ये इस्लामाबाद की इंतजामिया का मामला है। सर, कल सेनेट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल पेश किया गया। आज हुकूमती रुकन कौमी असेंबली दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया है, जिसे स्पीकर ने मौखर कर दिया है। ये अचानक सबको जजेस की तादाद बढ़ाने का ख्याल क्यों आ गया है? देखें, शुक्र करें कि आ गया है। मेरी जाती राय अगर आप पूछें और मैं आपसे आपकी जाती राय पूछूं तो क्या ये बात को खुशाइंद है? आप मुझे पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में और हमारे सूबों की हाई कोर्ट्स में लाखों की तादाद में संगीन जराइम के मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें कत्ल भी है, जिसमें रेप केसेस हैं, जिसमें डिकॉइटीज हैं, और वो मुलजमों को न सजा हो रही है, ना उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। इनको सजा जल्दी होनी चाहिए या नहीं? आप बताएं पहले मुझे। नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन ये अभी क्यों? क्योंकि पीटीआई तो कहती है, मुखालफिन कहते हैं कि इसमें बदनीयती है। इस टाइम पर वो 7 जजेस लेकर आना, सिर्फ 23 ही क्यों? फिर सुना है 24-25 भी हो सकते थे, 22 जी। मैं तो ये समझता हूँ कि तादाद 50 होनी चाहिए। काम करें भाई, काम करें। और साथ मैंने ये भी कहा कि यहाँ इस्लामाबाद टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है ना इस टाइम पर इस तरह का, और फिर जिस तरह से जजेस की एज के टेन्योर के हवाले से भी बातें आ रही हैं, तो ये टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बात ये है कि टाइमिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अगर किसी एरिया में हम जब कोई डेवलपमेंट का काम कराते हैं तो उससे सारे गुजरते हैं, उससे फिर हमारे सपोर्टर भी गुजरते हैं, दूसरी सपोर्ट के लोग भी गुजरते हैं। मोटरवे की मिसाल ले लें, क्या मुस्लिम लीग नून के लोग जाते हैं? पूरी दुनिया नहीं सफर कर रही।
आज वाशिफ को दुआएं दे रही है। तो भाई अगर तादाद ये बढ़ेगी, इसका फायदा किसी गवर्नमेंट को हो ना हो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन तादाद बढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 50 होनी चाहिए और डबल शिफ्ट होनी चाहिए। जैसे इस्लामाबाद में स्कूलों की डबल शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ताकि फौरी इंसाफ मिले। कत्ल के मुकदमात के मुलजिम भी जो है वो 15-15 साल उनको सजा नहीं होती। इंसाफ की अगर फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा तो ये इतना बड़ा कॉज है कि इसके पीछे वो शक करें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये काम होना चाहिए। ये मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा कि मेरी पार्टी ये कल कर रही है, ये परसों कर रही है। ये सचिया मैं आपको अपनी जाती राय दे रहा हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे अपनी जाती राय पूछी। डोंट थिंक और कंसीडर कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कल ये परसों हम कर रहे हैं। ठीक है, इट शुड बी क्लियर। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अजमल जामी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफे के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? इस्तीफे देने की जो वजूहात उन्होंने बयान किए हैं उनमें कितना वजन है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो रियासत, सदर, वज़ीर-ए-आज़म सबसे नाउमीद है, उन्होंने अदम इत्तेमाद का इजहार किया है। नहीं, मेरे लिए बहसीत सहाफ़ी भी और काम शहरी भी और सियासत के तालिब इल्म के तौर पर भी बड़ा आज अफसोस का दिन है। उसकी वजह यह है कि ये बड़ी कदावर शख्सियात में से एक शख्सियत हैं अख्तर मेंगल साहब। इनके वालिद गिरामी, इनके जो फादर हैं, सूबे के CM भी रहे हैं। उनकी एक अपनी हिस्ट्री है, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी है। और सो इज़ द केस विद अख्तर मेंगल साहब। मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने रियासत पर अदम एतमाद का इजहार क्यों किया। वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद का इजहार करते मेक सेंस, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को यह हक है कि वो सिटिंग PM या सिटिंग प्रेसिडेंट या सिटिंग सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करे। लेकिन नोइंग द फैक्ट्स कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, जो अदम इस्तेहकाम की कोशिशें हैं, जो वहाँ पे खून रेज़ी की कोशिशें हैं, जो रियासत के ख़िलाफ़ अलम बुलंद करने वाले सामने आए, वो तो चैलेंज बलूचिस्तान का नहीं पूरे पाकिस्तान का है। बलूचिस्तान मुझसे है, मैं बलूचिस्तान से हूँ। तो ये इस जुमले पे हल्का सा मुझे एतराज़ है। बाकी नोइंग हिज गिला शिकवा, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इट इज़ हाई टाइम फॉर पीपल लाइक आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल लाइक नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान या दीगर जो सीनियर और सीजन्ड सियासतदान हैं, कि वो अख्तर मेंगल साहब को गले मिलें, उनकी बात सुने। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि ये थोड़ी सी तल्ख भी हो सकती है सुनने वालों के लिए, कि ये वो वक्त है जब हमें उन लोगों को कौमी धारे में गले लगाना है जो शिकवा या शिकायत कर रहे हैं। हमें उन्हें मजबूर नहीं करना कि वो कौमी धारा और सियासत और कौमी असम्बली से बाहर जाएं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अख्तर मेंगल साहब के शिकवे कितने जेन्युइन और कितने नहीं हैं। क्योंकि अख्तर मेंगल साहब, जहाँ उनके मैंने वालिद साहब की खिदमात का जिक्र किया, वहाँ ये भी फैक्ट है कि उन्हीं के एक भाई जो हैं वो निज़ाम पे, पार्लिमान पे यकीन नहीं रखते, बल्कि शायद हथियार उठाने वालों में से एक हैं जी। और ये तो बिल्कुल हाँ। ये सबसे बड़ा इस इशू का सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो अगर उनका ही एक भाई जो हथियार उठाने वालों का हामी है या हथियार उठाने वाला है, उनका भाई अख्तर मेंगल अगर कौमी असम्बली में खुशदार से जीत के पहुंचा है, तो मेरे लिए, मेरी रियासत के लिए, मेरे हुक्मरानों के लिए ये बड़ा अच्छा मौका था कि आप उन्हें सुनते, आप उन्हें माइक देते, उनकी बात सुनते, उन्हें गले लगाते, उनसे पूछते, उन्हें दिलासा देते। उनको रुस्वा ना होने दीजिए और उनको अपने साथ क्योंकि लाइए। उनकी रुस्वाई, मना लें शजिया, उनकी रुस्वाई को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, अगर वो नाराज होकर पार्लियामान से निकले हैं तो इस इशू के ऊपर विल बी हैप्पी, एवरी एंटी पाकिस्तान फोर्स विल बी मोर देन हैप्पी। बिल्कुल। इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से इतने खौफजदा क्यों हैं? क्या हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने से वो फौजी तहवील से बच जाएंगे? देखिए, ये तो उनका हक है। किसी भी मुलजिम का जो कि जिसके पास कानूनी चाराजोई का हक बाकी है, वो बिल्कुल किसी भी पेशबंदी का मुजाहरा कर सकता है। लेकिन एक पॉलिटिकल फिगर की जानिब से, एक साबिक प्रीमियर की जानिब से, याद रहे कि इमरान खान साहब ने पहले आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट में भी रुजू किया था और उस पर दस्तखत नहीं हुए थे, कोई तकनीकी वजूहात थी और फिर वो दरख्वास्त वापस ले ली गई थी। और अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया मिलिट्री ट्रायल से बचने के लिए। ये PTI के लोगों को खदशा है कि जब से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया और उनकी जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, जो कि आई थिंक सो कि इट इज़ अबाउट टू बी कंक्लूडेड, तो उसके बाद ऑब्वियसली जो प्रेस रिलीजेज आई थी ISPR की जानिब से, उन दोनों का सियाको सबाक अगर आप पढ़ें तो उसमें जो पॉलिटिकल कनेक्शन है जो PTI से जुड़ा हुआ है या इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ है मुबैना तौर पर, वो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से PTI के वकला और PTI की लीडरशिप चाह रही है कि मिलिट्री ट्रायल ना हो। ये ही वॉज हिमसेल्फ, इमरान खान, जिन्होंने सबसे पहले खुद से कहना शुरू किया था कि मुझे पता है ये मेरा मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं।
हाँ जी। तो वो तो उसी सूरत में होगा जब ये ताने बाने साबित होते हैं कि 9 मई हो या जनरल फैज़ हमीद हों, उनके साथ इनका बराह रास्त कोई ताल्लुक था और ऐसी तालमेल या ऐसी साजिश की कहानी ये सामने रही, फैक्ट एंड फिगर अगर सामने आते हैं तो उस बुनियाद पे तो हो सकता है। आई थिंक ये एप्रीहेंशन है उनकी, एप्रीहेंड करते हुए वो दूर की सोच रहे होंगे कि बेसिक वजह जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी है, उससे इन तक पहुंचा जा सकता है, ये इन तक ताने बाने जोड़े जा एस्टेब्लिशमेंट के सकते साथ हैं। जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, आपकी खबर क्या कहती है? कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ? कोई ऐसी बैकडोर, कोई ऐसा है सिलसिला? देखिए, जहाँ तक जलसा जब उन्होंने मनसूख किया था, हाँ, ऑब्वियसली तब तो पैगाम रसानी हुई थी। बिल्कुल। हुकूमत ने अपने तय उसकी तस्दीक की, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो इससे इनकारी है। और अगले दिन वो इमरान खान साहब बड़े मुतमईन थे, लेकिन फिर Exactly, उससे अगले दिन वो exactly। फिर सख्त बयानात आ गए। मेरा ख्याल ये है कि जलसा मनसूख अगर किया गया, सुबह सवेरे आजम सवाती साहब उनसे जाके मिले, हु नेवर मेट हिम बिफोर, उन्हें अगर फैसिलिटेट किया गया तो उसमें सिस्टम का अमल दखल तो होगा। सिस्टम के अमल दखल के बगैर तो आजम सवाती खुद से उठ के सुबह 7 बजे इमरान खान से नहीं मिल सकते। अदरवाइज तो देयर आर काउंटलेस पीपल हु आर ट्राइंग टू मीट विद देयर लीडर बट दे आर अनेबल टू। तो अगर आजम सवाती साहब को फैसिलिटेट किया गया तो इट मीन्स कि फैसिलिटेशन किसी सिस्टम ने की होगी। तो वो अगर सिस्टम की फैसिलिटेशन से अगर वो मिलें और फिर जलसा मनसूख होता है तो इसका मतलब है बुनियादी नौयत का हेलो है तो हुआ होगा ना। ठीक। और तो अगर वो इमरान खान साहब बुनियादी कहते हैं कि मैं सिर्फ मुज़ाकरात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, क्योंकि वो ही हैं एक जो करने वाले हैं, करते थे। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प तो बात उधर है। से महमूद अचकज़ई खान साहब को भी उन्होंने दिए टारगेट कि वो बेशक अगर नहीं, अचकज़ई साहब को जमातों तो- को अगर वो इंगेज करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप कर लें। महमूद अचकज़ई साहब वाली जो मामला है उसमें तो खान साहब ने कल ही एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी ना कि महमूद अचकज़ई साहब को हमने मैंडेट लिया, अगर कोई ऑफर लेके आते हैं उनसे जो हमें काबिल कबूल होगी तो फिर हम बात कर सकते हैं। इनके साथ बात करने का मतलब है कि हम इनके मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन आप इनडायरेक्ट देखें ना, अगर महमूद अचकज़ई साहब कुछ लेकर आते हैं ऑफर और अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो आप इनडायरेक्टली भी तो यही कर रहे हैं। मेरी ज़ाती इत्तलात ये हैं शजिया या कि फिर वही बात है कि मेरी ज़ाती ख्वाजा इत्तलात आसिफ ने कहा है कि मैं वार्न करता हूँ महमूद अचकज़ई साहब को भी कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो ये इधर उधर हो सकते हैं और कह देंगे इमरान खान साहब को भी मैंने तो नहीं मैं कहा था, आपको बड़ी ये उन्होंने कहा मैं आपको बड़ी सादा सी Face saving के मैं लिए। बड़ी सादा सी कहानी बयान जी। करता हूँ। टू माय अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी नाकिस मालूमात है, मेरे मुताबिक तो अगले 1-2 माह कोई सीरियस एफर्ट इंगेजमेंट की नहीं होगी। जो भी होगा वो 2-2.5 माह बाद, 3 माह बाद शायद हो, क्योंकि इन 2 माह के अंदर आपने सबसे तारीखी और अहम जो कदम उठाया हुआ जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, उसको साबित करना है, उससे कुछ निकालना है। तो अगर तो वाकई जो फवाद चौधरी भी कह रहे थे कि 2 माह से राना सन्ना और अचकज़ई साहब इंगेज हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो अगर इंगेजमेंट जारी थी तो जनरल फैज़ हमीद को फिर क्यों पकड़ा गया? और जनरल फैज़ हमीद को पकड़ने के बाद जो उनसे जुड़ी सियासी मामला थे वो मंजर आम पे क्यों लाए गए? इसका मतलब है देयर इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू जनरल फैज़ हमीद दैन टू द स्टोरी ऑफ द डायलॉग्स। फिलहाल मुझे नहीं लगता कुछ संजीदा एफर्ट डायलॉग की हो रही है। उसकी वजह यही है जो फ्री कैन की पोजीशन है। खान साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा जो फैसला साज हैं, जिनके पास फैसले की नहीं, आप कुव्वत कह रहे है। हैं कि 1-2 महीनों में ही आप कोई देख रहे हैं, तो 1-2 महीनों में तो फिर चीफ जस्टिस साहब भी जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब की जो मुकर्रम मुद्दत है, हमारी इतला तो ये है वो सुबकदोश हो रहे हैं। हाँ, राना सना साहब ने ये जरूर उन्होंने कहा था। एड ऑन भी तो किया है कि इजाफी नोट। राना सना साहब की स्टेटमेंट है जी। कि जो अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून है उनकी चीफ जस्टिस से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि अगर तमाम जजेस की उम्र हमने बढ़ानी है तो मेरी अगर उसमें फिर इजाफा उन्हें कोई होता है तो एतराज़ एतराज़ नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि ये क्यों राना साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या वो तर्जुमान है चीफ जस्टिस के? और चीफ जस्टिस साहब तो खुद भी खत भी लिख सकते हैं, रजिस्ट्रार के जरिए भी प्रेस रिलीज जारी कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पे अगर वो भी प्रेस रिलीज जारी कर देते तो ये इबहाम ही न रहता। ठीक। अच्छा, इस हुकूमत के लिए कोई थ्रेट मौजूद है? इस हुकूमत को सबसे बड़ा थ्रेट अपने आप से। इस हुकूमत को किसी और से परेशान होने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस से, अपने बयानिए से और अपनी इकोनॉमी से और अभी आज का बिजली के बिलों पे जिस तरह से IMF अपने ने जुबान बयान से हाँ। ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। जो रिलीफ उन्होंने पंजाब हुकूमत ने आज जो दिया है उस पे IMF ने कह दिया है ना कि आप जो 14 रुपए की सब्सिडी दे रहे थे, आप किस उसमें दे रहे हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि IMF जब आपको हेल्प आउट करता है, रीच आउट करता है, तो वो अपना पैसा पूरा करने के लिए सर्टन वेज को डिस्कवर करके पाबंद करता है गवर्नमेंट्स को कि आप यहाँ से पैसा कलेक्ट करेंगे और फिर हमारी इंस्टॉलमेंट देंगे, चाहे वो टैक्स की मद में हो, चाहे बिजली की मद में हो। इसलिए तो हुकूमत कहती है मजबूर हो के बिजली की में टैक्सेस में इजाफा करें। एक बिल अगर आप किसी आम शहरी का पढ़ें, पंजाब हुकूमत का रिलीफ अपनी जगह, लेकिन उसमें 6 किस्म के 5 से 6 किस्म के टैक्सेस हैं जो आप देख के परेशान हो जाएंगे कि ये किस नौयत के टैक्सेस हैं। उसमें PTV की फीस भी अभी आप और मैं भुगत रहे हैं, हालांकि PTV को देखता ही नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट अजमल जामी साहब हमारे साथ। नाज़रीन, वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप।
वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली सीरीज फतह है। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश को जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया था, जो मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर बाआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पहले टेस्ट मैच की तरह दूसरे मैच में भी लड़खड़ाती हुई नजर आई और दोनों इनिंग्स में भी कोई खिलाड़ी अपने मजमूई स्कोर को 3 हिस्सों में दाखिल नहीं कर सका। इससे कबल रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों की तारीखी शिकस्त से दो चार किया था। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर आखिरी मैच जीते हुए 3 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट की बदतरीन कारकर्दगी और टेस्ट में जवाल का जिम्मेदार कौन है, इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद लतीफ साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही का जिम्मेदार कौन है कि आज पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा? देखिए, जिम्मेदारी से अगर बात करूंगा तो इसमें सबका कसूर है। हम क्रिकेटर्स हो गए, क्रिकेट बोर्ड हो गया, प्लेयर्स हो गए और मीडिया भी हो गया। तो वो मीडिया को बाद में लेके आऊंगा, लेकिन कितने भी चेयरमैन गुजरे 5 साल में 4-5 चेयरमैन गुजर गए, हमारे चेंज हो गए, तो फिर कैसे स्टेबल होगा बोर्ड, प्लेयर्स? तो मेरे ख्याल से एक चेयरमैन हो 3-4 साल के लिए रुके और वो काम करे। लेकिन आज जो हुआ है या 1 साल के अंदर जो हुआ है, तो बहुत डिफीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारी। 1 साल के अंदर 5वीं बड़ी शिकस्त है। हम अमेरिका से हारे वर्ल्ड कप में, आयरलैंड से उससे पहले हारे, अफगानिस्तान से हारे, एक पिंडी टेस्ट पहला हारे और पिंडी टेस्ट दूसरा हारे। 5 बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हुई है। और फिर जका साहब जब आए थे, उन्होंने कैप्टनसी बहुत चेंज की। कभी हटा दिया उन्होंने बाबर आजम को, शान मसूद को लेके आ गए, शाहीन अफरीदी आ गए, फिर शाहीन अफरीदी चले गए, नकवी साहब आ गए, तो फिर बाबर वापिस आ गए, रिटेन किया शान को। हमारे पास लीडर नहीं है अब ना। पहले आप कह सकते थे कि ठीक है, अभी लीडर भी नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी टीम के प्लेयर्स के। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बैटिंग की वजह से हम हार रहे हैं, बॉलिंग की हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। और बैटिंग कोच टीम के अंदर हमारे मौजूद है नहीं। दोनों बॉलिंग कोच हैं, एक तरह से अजहर महमूद हो जाए या गिलेस्पी हो जाए। बैटिंग कोच तो हमारी टीम में है ही नहीं, ना स्पिन बॉलिंग कोच है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पीसीबी को मॉनिटर करनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये मॉनिटर कर पाएंगे या ठीक कर पाएंगे। बार बार क्रिकेट टीम में तब्दीलियां, ये तो आपने मेंशन किया, और किस तरह से कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमें नजर नहीं आई। मौजूदा टीम मैनेजमेंट को भी कहा जा रहा है कि वो टीम की तबाही का जिम्मेदार है, लेकिन ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेलना है। खिलाड़ी ग्राउंड में परफॉर्म करना क्यों भूल गए हैं? नहीं, तो सबसे बड़ा इशू जो आता है ना, मैनेजमेंट का आता है हमारे यहाँ। मैनेजमेंट, जैसे क्रिकेटर्स की बात की जाती है हमेशा, देखिए जो पॉलिसीज मेकर हैं वो तो क्रिकेटर्स नहीं है, वो तो ऊपर से बना रहे हैं, वो ऊपर वाले बना रहे हैं। जैसे मैं हमेशा हफीज को भी कहा, वहाब को भी कहा, वकार को भी कहा, मिसबा को भी कहा, भाई आप ऐसी जगह पे आओ ना जहाँ पे आप पॉलिसी मुरतब करो, पॉलिसी बनाए। आप साइनिंग अथॉरिटी तो आप है ही नहीं। आपको सामने रख दिया जाता है मीडिया के, और जब हार जाएगी तो गोलियां तो आपको ही पड़नी है ना। आपको चंदा इस्तेमाल होता है, क्रिकेटर इस्तेमाल हो रहा है। आप थ्रू आउट 3-4 ईयर देखें, कभी हफीज के नाम से इस्तेमाल हो गए, कभी वहाब के, कभी वकार के, और इससे पहले भी होते आए हैं। तो प्लेयर्स, जाहिर सी बात है, यही टीम थी। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। यही टीम थी 2 साल पहले जीत रही थी। तो उसमें क्या था कि आपने डिवाइड एंड रूल किया। सेठी साहब ने शादाब को कप्तान बनाया अगेंस्ट अफगानिस्तान, 2-1 हम हारे। दोबारा हम लेके आए, बाबर को, हारना शुरू हो गए। उसके बाद आपने 4-5 जो प्लेयर्स थे उनको डिवाइड कर दिया, शाहीन को, बाबर को, रिजवान को, एक आध और होंगे, उनको आपने डिवाइड कर दिया और टीम टूटती गई। आखिरी किल जो ठोकी गई वो शाहीन को दोबारा हटा के बाबर को कप्तान बनाया गया। वहाँ तो आपने ये समझेंगे बिल्कुल किल ठोक दिया आपने। उसके बाद टीम एक नहीं हुई। जब टीम एक नहीं होगी, माइंड सेट खराब हो जाएगा, तो रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है जो हमें तवक्को थी, यही होगा। क्योंकि जो चेयरमैन आता है 1 साल तक सीखता है, जब उसको सीख जाता है तो उसको हटा के भी दूसरा आ जाता है, दूसरा फिर गलतियां करता है, जब सीखता है उसको भी हटा के तीसरा आ जाता है। तो इससे फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है बोर्ड की, वो बहुत फायदा उठा रहे हैं। क्रिकेटर्स वही हैं
इनको खिलाने वाले अगर अच्छे मिल गए तो ये दोबारा से अच्छा खेल सकते हैं। तो टीम में अगर हम कहें कि फिर ग्रुपिंग भी शायद इस वजह से ही है, बड़ा जिक्र होता है कि आप जिस तरह से बाबर को हटा के शाहीन अफरीदी को लगा दिया, फिर बाबर को लगा दिया, फिर हटा दिया गया, अब शान मसूद साहब आ गए, और जिस तरह से हमने देखा ग्राउंड में भी कि किस तरह से शाहीन अफरीदी ने शान मसूद का हाथ झटक दिया, तो ये ग्रुपिंग भी है जो वो खत्म नहीं कर पाई मैनेजमेंट। ग्रुपिंग डिफरेंट होती है। ग्रुपिंग होती है ना कि एक ग्रुप हो गया वो स्ट्रांग है, उसने दूसरे का तख्ता पलट दिया। नहीं, इसमें तो वीक प्लेयर है सारे, ये प्लेयर बहुत ज्यादा वीक हैं। तो जो बोर्ड चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं ना इनके साथ। हम खिलाड़ी जो होते हैं शतरंज के मोहरे होते हैं, बादशाह यही लोग बनाते हैं ना, कप्तान बना के बादशाह या वजीर कौन बनाता है? बोर्ड बनाता है, और अपनी मर्जी से इसको मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान टीम को होता है। अगर एक ही कैप्टन रहता लास्ट 3-4 ईयर से तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। आपने शाहीन को बना के या शादाब को बना के साबित कर दिया कि हर कोई टीम का कैप्टन बन सकता है। तो शान के जहन में भी आके मैं भी कप्तान बन सकता हूँ, रिजवान के जहन में आया वो भी कप्तान बन सकता है। इनकी ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन क्या है कि एक दूसरे के साथ खड़े हुए नहीं है। और दूसरा ये कि शान मसूद की टेस्ट मैचेस में एवरेज परफॉर्मेंस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है, तो शान मसूद को टेस्ट में कप्तान बनाने का फैसला तो हम देख रहे हैं किस तरह से वो टीम पर भारी पड़ा है। ये तो ज़का अशरफ ने 2 बड़े जिंदगी के गलत फैसले किए थे। देखिए, एक सहाफी ने हमें बोर्ड चलाया, सेठी साहब ने, और एक चीनी बेचने वाले ने बोर्ड चलाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फ्लरिश करेगी पाकिस्तान क्रिकेट? ठीक है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाना अच्छी है, वो अच्छे बिजनेसमैन है। जो भी आता है दौलत के मुंह खोल देता है। ये कभी अपने कंपनी में, कभी शुगर मिल में, कभी अपने दौलत के मुंह खोले इन्होंने? नहीं खोलेंगे ये, क्योंकि ये अवाम का पैसा है या क्रिकेट बोर्ड का पैसा है, इनकी जेब से नहीं जा रहा। ओन करना चाहिए इस पैसे को, इस पावर को। ये लोग ओन नहीं करते। कभी किसी को 70 लाख दे दो, कभी 80 लाख दे दो। अपने चैनल पे आप 2 रुपए किसी को नहीं देते होगे। ये है इशू पाकिस्तान का कि आप ओन करो, अपने जो बिजनेस होता है उसको सही तरीके से चलाते हो, लेकिन पीसीबी अरबों रुपए आपने ठोक दिया। तो अब तो खैर अब क्या होगा इसका? जैसे वकार यूनिस साहब भी, उन्होंने भी कहा है कि भाई मैं ये ओहदा लेने से इनकार कर दिया कि भाई इतना आसान नहीं है। और हमारे अब पीसीबी चेयरमैन साहब की बात करें तो 2 ओहदे उन्होंने संभाले हुए हैं, वो कितने जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए? नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो है जो उनको लेके आए हैं। ठीक, तो अच्छा मुझे बताइए कि ये जिस तरह से शान मसूद साहब, उन्होंने कप्तानी में मुसलसल पाकिस्तान 5 मैच हार चुका है, तो आपको क्या लगता है कि अब शान मसूद को क्या हटा देना चाहिए? नहीं, हटाना नहीं चाहिए, पूरे 10 कराने चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आप फिर बताइए ना, पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान फिर किससे बनाए? कप्तान देखें, टीम एक होगी ना तो कप्तान की जरूरत नहीं है। अभी इनको लीडर चाहिए, कप्तान नहीं चाहिए। लीडर चाहिए जो बाहर बैठे हुए प्लेयर्स को भी एक लेके चले, आइसोलेट ना करे। तो ये अब जो बड़ा से बड़ा कप्तान आ जाए वो नहीं चला पाएगा। हमें लीडर चाहिए जो सबको लेके चले। तो आपको क्या लगता है फिर लीडर कौन हो सकता है? जैसा अगर आप अपने एनालिसिस पे देखें, अपनी टीम के, आपके सब लोगों का भी पता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, इतना बड़ा बोर्ड है, अरबों का बोर्ड है, अगर ये नहीं समझ पा रहे कि लीडर कौन है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बाबर आजम भी टेस्ट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, उनकी मुसलसल खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या हो सकती है? क्या उन्हें क्रिकेट से कुछ ब्रेक लेना चाहिए? नहीं, ब्रेक नहीं ले, क्रिकेट में वापिस आ जाएं। ब्रेक ली भी उन्होंने? नहीं, ब्रेक ना लें, क्रिकेट में वापिस आ जाएं, क्योंकि आउटसाइड जो प्रेशर है, आउटसाइड क्रिकेट ज्यादा खेल ली इन लोगों ने, जिसकी वजह से अंडर परफॉर्म नहीं हो रहा। पॉलिटिक्स ना करें, क्रिकेट खेलें जैसे पहले खेलते थे। दायरे के अंदर इज्जत है, दायरे के बाहर पॉलिटिक्स में इज्जत नहीं है। साइम अयूब को मोहम्मद हुरैरा पर क्यों तरजीह दी गई, जबकि मोहम्मद हुरैरा मुसलसल परफॉर्म भी कर रहे थे, जबकि साइम अयूब को डोमेस्टिक खेले हुए भी 1 साल का अरसा हो गया है? लेकिन इसमें भी जावेद मियां इंतजाम को भी इस टीम में रख देंगे ना, वो भी जीरो ही करेगा। टीम का माहौल बहुत अच्छा नहीं लग रहा। साइम अयूब हो, हुरैरा हो, अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर को इन्होंने जीरो कर दिया, बहुत सारे प्लेयर को खत्म कर दिया। अदर अली से रिटायरमेंट ले ली, फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया, अतर शफीक को छोड़ दिया, यासिर शाह को छोड़ दिया, अब्बास को छोड़ दिया। 5 वो प्लेयर थे जो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलते थे, तो टेस्ट फॉर्मेट एक ही खेल रहे थे, सबको निकाल दिया आपने 3 साल पहले, जो शायद 2 साल और खेल सकते थे। तो रोजाना टेस्ट टीम नहीं बनती, आप रोजाना 2 प्लेयर नए डाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम, मैं सिर्फ नाम लूंगा, वही डेविड वार्नर, ख्वाजा, लबशेन, स्मिथ, हेड हो गया, और ग्रीन हो गया, कैरी हो गया, ये उनकी बैटिंग हो गई।
फिर बॉलर रिटायर हुआ, उसकी जगह नया प्लेयर आ जाएगा, बाकी वही बॉलिंग लाइनअप 3 साल से एक ही खेल रही है, एक आध प्लेयर चेंज होता है। हमारे पूरी टीम चेंज हो गई, रिजवान, ओनली रिजवान और साथ में बाबर वही प्लेयर है, बाकी पूरी टीम चेंज हो गई विद इन 2 ईयर्स। और ऑलराउंडर की एक भी अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास कोई ऑलराउंडर भी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक आमिर जमाल साहब मौजूद है, वो बीमार हो गए, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है हमारे पास। आप देखिए ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग का है जो 140 आज अगर आप बॉलिंग देखें 3 ओवर किए थे, मैंने जब तक टीवी देखा था, खुरम शहजाद ने 125 से स्टार्ट किया, 129 तक पेस थी उनकी, और उसके बाद 3 ओवर के बाद वो हट गए थे, लंच हो गया था, 1 विकेट ली थी, उसके बाद पता नहीं बॉलिंग की नहीं की, टोटल 7 ओवर किए थे, 4 ओवर कल किए थे। क्यों मादरत जी, क्यों हमारे बॉलर की पेस कम हो जाती है? हमारे बॉलर क्या एक स्पेल के बॉलर हैं या एक सेशन के बॉलर हैं, दूसरे स्पेल में, दूसरे सेशन या तीसरे सेशन में या तीसरे स्पेल में बॉलिंग क्यों नहीं होती इनसे? फिटनेस का बहुत ज्यादा इशू नजर आ रहा है, अनफिट प्लेयर हैं बहुत सारे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि पहले तो पाकिस्तानी बॉलर्स की एक दहशत होती थी, अब पाकिस्तानी बॉलर्स 140 प्लस पर गेंद बाजी करना भूल चुके हुए हैं। शाहीन अफरीदी की पेस भी अगर हम देखें तो अब वो नहीं रही, फिट नहीं है। मुझे जो लगता है कि ये फिट नहीं है प्रॉपरली, इनका सबका MRI स्कैन कराया जाए, सिटी स्कैन कराया जाए तो पता चल जाएगा कौन कितना फिट है। वर्ल्ड कप से पहले तो बहुत सारे फिटनेस कैंप्स भी हुए, स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी गई उन्हें, फिर हमने देखा वर्ल्ड कप में किस तरह से अमेरिका जैसे टीम से भी हार गए। नहीं, जिम में ट्रेनिंग करके आप और क्या राशिद भाई, और क्या देखना बाकी रह जाएगा? अभी अफगानिस्तान से हम हार गए, अमेरिका से हम हार गए, और बांग्लादेश ने भी हमें क्लीन स्वीप कर दिया है। बस ये PSL में देखें, सब जीतेंगे, हम लोग जीत जाएंगे सारे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।